नमस्कार प्यारे साथियों, ऐसे तो आपने गागर में सागर बुक से पढ़ा है। अगर आपको लगता है कि हमें और पढ़ना है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। साथियों, जनगणना आज का हमारा टॉपिक है और इसमें हम उन बिंदुओं की चर्चा करेंगे जो वहां पर नहीं है या जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2011 की जनगणना में साक्षर व्यक्ति जो है उसको कब साक्षर माना जाता है? तो याद रखना, साक्षर व्यक्ति को 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति को, है ना, परिभाषित किया गया है कि भैया 7 वर्ष या उससे ज्यादा के उम्र का जो व्यक्ति जो पढ़ना लिखना जानता उसी को साक्षर माना गया है, जो किसी भी भाषा में समझ के साथ साथ पढ़ लिख सकता हो। राष्ट्रीय साक्षरता दर कितनी है? 74.04% है, जो 2001 में 64.83% से ज्यादा है। हालांकि यह समग्र आंकड़ा गहरे लैंगिक और क्षेत्रीय विभाजन को छुपाता है। पुरुष साक्षरता 82.14% है, महिला साक्षरता 65.46% है। लैंगिक अंतराल कितना है? तो 16.68% का यहां पर लैंगिक अंतराल है। सर्वाधिक साक्षर राज्य की अगर मैं बात करूं, केरल है 94%, इसके बाद मिजोरम में 91.33% है, और केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा साक्षरता है 91.8%। अगर सबसे कम साक्षरता की मैं बात करूं तो बिहार में 61.80%, इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश 65.38% है, और राजस्थान में 66.11% है। जिला स्तरीय दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो मिजोरम का एक सरचीप जिला है, इसमें सबसे अधिक साक्षरता है 98.76%, और मध्य प्रदेश का एक अलीराजपुर जिला है जिसकी साक्षरता सबसे कम है 36.10% है। महिला साक्षरता में वृद्धि की अगर मैं बात करूं तो 2001 में 53.67% थी, 2011 में 65.46% है, और पुरुष साक्षरता वृद्धि दर को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। सेक्स रेशियो, जिसमें 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को देखा जाता है। 2011 की जनगणना में समग्र लिंगानुपात में सुधार होकर के 943 हो गया है। आपको पता है कि 2001 में ये 933 था। 1971 की जनगणना के बाद ये दर्ज किया गया सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। इसमें सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल का है 1084, दूसरे नंबर पर पुडुचेरी है 1037, और तमिलनाडु 996 है, आंध्र प्रदेश में भी 993 है, और छत्तीसगढ़ में 991 है। सबसे कम अगर मैं बात करूं तो दमन और दीव का है 618 ही वहां पर लिंगानुपात है। दादरा और नागर हवेली में 774 है, चंडीगढ़ में 818 और हरियाणा में सबसे कम है 879, ये याद रखना है। इसके अलावा बाल लिंगानुपात की अगर मैं चर्चा करूं तो बाल लिंगानुपात में 0 से 6 वर्ष की आयु का डेटा लिया जाता है, और इसी को हम चाइल्ड सेक्स रेशियो CSR कहते हैं। 2001 में 927 से गिरकर 2011 में ये 919 ही हो गया है, और स्वतंत्रता के बाद ये सबसे ज्यादा कम भी है। सबसे कम कहां पर है? तो हरियाणा में है 834 चाइल्ड सेक्स रेशियो, और पंजाब में 846 है। अधिकतम अरुणाचल प्रदेश में 972 और मिजोरम में 970 है। तो ये एक अच्छी स्थिति को दर्शा रहा है। शहरीकरण, प्रवासन और स्लम जनसांख्यिकी के बारे में अगर हम बात करें तो शहरी जनसंख्या 31.16% है, लगभग 37 करोड़ 71 लाख लोग जो है यहां पर शहरी जनसंख्या में आते हैं। ग्रामीण जनसंख्या 68.84% है, 83.35 करोड़ लगभग आपको देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा शहरीकृत राज्य प्रतिशत के हिसाब से गोवा है, गोवा में 62.17% है, सबसे अधिक शहरीकृत राज्य। इसके बाद में मिजोरम और तमिलनाडु का स्थान है। पूर्ण संख्या की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक शहरी आबादी है जनसंख्या के मामले में, और परसेंटेज के मामले में गोवा। न्यूनतम शहरीकरण हिमाचल प्रदेश में हुआ है 10%, और सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत जो है वो हिमाचल प्रदेश में ही आपको देखने को मिलेगी। ओके, प्रवासन, माइग्रेशन की मैं बात करूं 2011 के आंकड़ों से पता चलता है कि आंतरिक प्रवासन एक व्यापक घटना है, जिसमें 45 करोड़ से अधिक आंतरिक प्रवासी, जो 2001 की तुलना में 45% की वृद्धि देखने को मिलती है। पुरुष प्रवासन का प्राथमिक चालक रोजगार है, रोजगार के लिए लोग जाता है बेचारा एक स्थान से दूसरे स्थान, जबकि महिलाओं के लिए यह विवाह है कि विवाह होने के बाद में एक स्थान से दूसरे स्थान उनको जाना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मलिन बस्तियों की, तो देश की कुल आबादी का लगभग 5.4% और शहरी आबादी का 17.4% मलिन बस्तियों में लोग रहते हैं। आंध्र प्रदेश में कुल आबादी के अनुपात में स्लम आबादी का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, कितना है? 36.1%, जबकि महाराष्ट्र में सबसे अधिक स्लम घर है। ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, है ना, स्लम घर आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ओके, आ गई बात समझ में? अगली बात करते हैं मेरे साथियों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में। तो SC और ST के बारे में हम थोड़ी सी बातचीत यहां पर करने वाले हैं। तो यहां पर देखिएगा SC जनसंख्या कितनी है? तो 20.14 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का 16.6% हिस्सा है। सबसे ज्यादा SC जनसंख्या जो है वो कहां पर है? तो याद रखना है, सबसे ज्यादा सर्वाधिक SC जनसंख्या उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा SC जनसंख्या है। सबसे ज्यादा SC जनसंख्या परसेंटेज के मामले में अगर हम बात करें तो पंजाब में सबसे ज्यादा है
31.9% एससी कैटेगरी जो है वो पंजाब में आपको देखने को मिलेगी। कोई भी एससी जनसंख्या कहां कहां नहीं है, तो नागालैंड में एससी जनसंख्या नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में भी एससी जनसंख्या नहीं है, लक्षद्वीप में नहीं है, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी एससी जनसंख्या बिल्कुल भी नहीं है। एसटी जनसंख्या 10.43 करोड़ है, लगभग कुल जनसंख्या का 8.6% हिस्सा। सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या मध्य प्रदेश में जनसंख्या के मामले में, और एसटी जनसंख्या परसेंटेज के मामले में लक्षद्वीप में लगभग 94.8% आपको देखने को मिलेगी, और मिजोरम में ये 94.4% आपको देखने को मिलेगी। कोई भी एसटी जनसंख्या कहां कहां नहीं है, पंजाब में एसटी है ही नहीं, हरियाणा में भी नहीं है, चंडीगढ़ में भी नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, और पुडुचेरी में भी नहीं है। अब धार्मिक जनगणना के आंकड़े की अगर हम बात करें, 2015 में ये जारी किए गए थे, 2011 के धार्मिक जनगणना के आंकड़े। हिंदू जनसंख्या 79.8% है, इसमें लगभग 16.8% की वृद्धि हुई है। मुस्लिम जनसंख्या 14.23% है ना, और इसमें वृद्धि 24.6% की है। ईसाई जनसंख्या का परसेंटेज 2.3% है, इसमें वृद्धि दर 15.5 है, और सिख जनसंख्या 1.72% है, वृद्धि दर 8.4%। बौद्ध जनसंख्या 0.70% है, और जैन जनसंख्या 0.37% के आसपास आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ये धार्मिक आंकड़ा मैंने बता दिया। अब याद रखना, एसआरएस का एक आंकड़ा है जिसे हम लोग बोलते हैं जनसांख्यिकी शून्य, और एसआरएस, इसके क्या निष्कर्ष है? एसआरएस का मतलब होता है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, इसकी एक अलग से मैं क्लास यूट्यूब पर भी लूंगा, याद रखना है। पर अभी फिलहाल ये समझना है कि एसआरएस के 2023 का जो बुलेटिन है उसके आंकड़े 2025 में जारी किए गए हैं, वो क्या है? अशोधित जन्म दर, इसमें राष्ट्रीय औसत 18.4% है, जो राज्यों में बिहार 25.8% सबसे ऊपर है, ठीक है, यहां पर जन्म दर ज्यादा है। और अंडमान और निकोबार में 10.1% है, इसमें सबसे कम जन्म दर दर्ज की गई है। अशोधित मृत्यु दर की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय मृत्यु दर 6.4% है, छत्तीसगढ़ में 8.3% में मृत्यु दर सबसे ज्यादा है, और चंडीगढ़ में 4% है, ये सबसे कम है मृत्यु दर। ये याद रखना, आंकड़े पूछे जाते हैं। इसके अलावा शिशु मृत्यु दर की अगर मैं बात करूं तो भारत की आईएमआर है ना 25 है, प्रति 1000 जीवित जन्मों पर संख्या 25 हो गई है मृत्यु दर की। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इसमें 37% है, और सबसे ज्यादा भी है, जबकि मणिपुर में 3 है, सबसे कम यहां पर है। मणिपुर में शिशु मृत्यु दर वो सबसे कम है। कुल प्रजनन दर की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय स्तर पर 1.9 है, ये जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे। दिल्ली में 1.2 सबसे कम है, और बिहार में 2.8 सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगी। जन्म के समय लिंगानुपात की अगर मैं बात करूं 2021 से 23 के दौरान राष्ट्रीय एसआरबी 917 दर्ज किया गया है, छत्तीसगढ़ में 974 है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जबकि उत्तराखंड राज्य सबसे निचले पायदान पर है, और 868 यहां का स्कोर है। मातृ मृत्यु दर के अनुपात की अगर मैं बात करूं तो 88 है, ये 1 लाख जीवित जन्म पर 88 है, याद रखना। ओडिशा में सबसे ज्यादा है 153, और केरल और आंध्र प्रदेश में ये 30 है, ये सबसे कम है। प्राकृतिक वृद्धि दर की अगर मैं चर्चा करूं तो याद रखना, इसकी गणना जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर के रूप में निकाली जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक वृद्धि दर 12 प्रति 1000 जनसंख्या है। बुजुर्गों की आबादी देश में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का हिस्सा बढ़कर के 9.7% हो गया है। इसके अनुसार केरल में बुजुर्गों का अनुपात सबसे ज्यादा है, 15% बुजुर्ग है। जीवन प्रत्याशा की अगर मैं बात करूं तो भारतीय की औसत जीवन प्रत्याशा पुरुषों के लिए 68.5 वर्ष है, और महिलाओं के लिए 72.5 वर्ष है। महिला ज्यादा जीती है पुरुषों से, ठीक है। अब जनगणना के बारे में अगर हम चर्चा करें, 2027 में होने वाली है, पहली डिजिटल और जातिगत सर्वेक्षण है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। इसका पहला चरण, उसमें मकान का सूचीकरण किया जाएगा, और आवास की जनगणना की जाएगी 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक। इसका दूसरा चरण, इसमें लोगों की जनसंख्या का गणना की जाएगी फरवरी 2027 में, और यह चरण व्यक्तियों की गणना के लिए जरूरी होगा। और जनगणना की जो संदर्भ तिथि है वो 1 मार्च 2027 12:00 पर शुरू होगी। डिजिटल नवाचार है, यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना है। तो तमाम बातें हैं जो कि जनगणना से संबंधित है। मैंने कोशिश की है कि इसको बेहतरीन तरीके से आपको समझा सकूं। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।